चलो, कल मैंने टॉर्क के इक्वेशन आप लोगों को बताए थे और टॉर्क का इक्वेशन जो निकल के आया था वो क्या था? सो टॉर्क वाज इक्वल टू के एस E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर, इतना था। दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला ये था। और इसी में स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू टी आर एट एस इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू कितना हो गया? के E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, यही है इतना। ठीक, अब आपको दो टॉर्क्स और निकालनी है, दैट इज मैक्सिमम रनिंग टॉर्क, मैक्सिमम टी आर, एक ये निकालना है और एक निकालना है मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। मैक्सिमम रनिंग टॉर्क निकालने के लिए बेसिकली क्या करेंगे? ये जो डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? कौन सी ऐसी चीज है इसके अंदर जो वेरिएबल है? के वेरिएबल है, के इज अ कांस्टेंट, के इज नॉट वेरिएबल। E2 वेरिएबल है? नहीं है। E2 इज अगेन अ कांस्टेंट, E2 भी कांस्टेंट है क्योंकि E2 द सेकेंडरी वोल्टेज है, दैट इज अगेन कांस्टेंट। R2 रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस एक बार आपने मोटर स्टार्ट कर दी है उसके बाद वो रोटर रेजिस्टेंस इज अगेन कांस्टेंट, तो R2 भी कांस्टेंट है, X2 भी कांस्टेंट है। कौन सी चीज वेरिएबल रह गई इसके अंदर? S। तो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू S। जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, आई विल लीव दिस टू यू। डिफरेंशिएशन का काम आप लोगों को छोड़ देता हूं क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट हमारा बहुत देर से चला जा रहा है, दैट्स वेरी लेंथी। तो ये डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपको मैक्सिमम टीआर के लिए वैल्यू जो मिलेगी, कंडीशन, इसकी कंडीशन जो होगी, कंडीशन विल बी S इक्वल टू R2 अपॉन X2। मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन क्या निकल के आएगी? देखो, एक चीज हमेशा के लिए समझ लीजिए, स्टार्टिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ रनिंग। स्टार्टिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ रनिंग। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट स्टार्टिंग? क्या स्पेशल है? स्टार्टिंग के केस में रनिंग का जो फॉर्मूला है, इसमें कौन सी चीज आप करते हैं कि एक खास वैल्यू लेते हैं जिस वैल्यू से आपको ये मिल जाता है S इक्वल टू 1। तो स्टार्टिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ रनिंग। अगर नॉर्मल रनिंग का जो टॉर्क का फॉर्मूला निकाल लेते हैं उसमें खाली आपको S इज इक्वल टू 1 पुटअप करना है एंड दैट इज द कंडीशन फॉर स्टार्टिंग, वो स्टार्टिंग की कंडीशन। तो वही वाला काम इसमें भी कर दिया, S बराबर 1 पुट कर दिया, आपको इसी कंडीशन मिल जाएगी। क्या हो जाएगा इसमें? कंडीशन क्या हो जाएगी? R2 इज इक्वल टू X2। उसी तरह से इसी कंडीशन क्या हो सकती है, इसको हम दूसरी तरीके से लिखें, हम ये लिख सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू SX2 और इसी कंडीशन क्या है? R2 इज इक्वल टू X2। ये दोनों कंडीशन है। ये कंडीशन अगर आप इसके अंदर लगा देते हैं और ये कंडीशन इसके अंदर लगा देते हैं तो कौन कौन से दो फॉर्मूले लिखते हैं? जल्दी लगा के मेरे को बताइए क्या फॉर्मूला मिलता है इसमें। ये कंडीशन लगाने के बजाय ये लगाना है S इक्वल टू R2, S इक्वल टू R2 बाय X2। और आई थिंक यू नीड टू एलिमिनेट X2। X2 एलिमिनेट करिए। X2 की जगह R2 बाय S, यहां पे X2 की जगह R2। इस फॉर्मूले में जहां भी X2 है, X2 की जगह R2 बाय S कर दो। इस फॉर्मूले में जहां भी X2 की जगह R2 कर दो, करके निकालो क्या हो जाता है, कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? क्या इसमें वैल्यू आ रही है? TR, मैक्सिमम TR इज इक्वल टू के एस E2 स्क्वायर अपॉन 2R2। उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? अरे इसमें सिंपल, इस वाले फॉर्मूले के अंदर S बराबर 1 कर दो, सिंपल। ठीक, ये वाला काम कर दो। तो इसमें मैक्सिमम TST इज इक्वल टू K इंटू E2 स्क्वायर अपॉन 2R2। ये फॉर्मूला दूसरा निकल के आया। जो कंडीशन निकल के आती है, ये कंडीशन क्या है? टॉर्क का जो फॉर्मूला है, रनिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को आपने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू S। डिफरेंशिएशन आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है फर्स्ट ईयर में कि डिफरेंशिएशन कैसे कराया जाता है, तो उसी तरह से डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू X, S। और S से डिफरेंशिएट जब करेंगे तब कंडीशन जो निकल के आएगी, डिफरेंशिएट करिए उसको 0 के बराबर पुटअप कर दीजिए, तब जो कंडीशन निकल के आएगी दैट कंडीशन विल बी R2 बराबर SX2। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपको SX2 दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले में SX2 की जगह पे R2 रख दीजिए।
जहां भी SX2 है वहां पे उसकी जगह R2 कर दी, क्योंकि R2 और SX2 दोनों बराबर होते हैं, तो केवल यही एक जगह है जहां पर आप SX2 की जगह पे R2 रख सकते हैं। तो SX2 की जगह पे R2 कर दिए, देन दिस इज R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, मतलब 2R2 स्क्वायर, और ऊपर का R2 और नीचे का R2 एक कैंसिल कर जाएगा, तो K इंटू SE2 स्क्वायर अपॉन R2, 2R2 इतना बचेगा। वही वाला काम जब आप इसके अंदर करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी K इंटू E2 स्क्वायर अपॉन 2R2, खाली इतना मिलेगा। ऊपर इस वाले में S भी है, इसमें S की वैल्यू भी 1 हो गई। इस तरह से आपको ये एलिमिनेट करना है, X2 एलिमिनेट कर देना है, तो आपको ये वाला R2 मिल जाता है। ठीक, दीज आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम रन इन टॉर्क्स एंड मैक्सिमम स्टार्ट इन टॉर्क। एक्चुअली इसको रन इन टॉर्क के बजाय से कहते हैं कई बार TF बोलते हैं, TF या TFL। TFL का मतलब क्या हो गया? TFL का मतलब फुल लोड टॉर्क। TFL का मतलब हो गया फुल लोड टॉर्क। ठीक, तो फुल लोड टॉर्क जो चीज है, एक और रेशियो आपके कई बार काम में आता है, तो इसमें आपको रेशियो ये निकालना पड़ता है TF अपॉन T मैक्स, ये निकालना होता है, और दूसरा निकालना होता है TST स्टार्ट इन टॉर्क अपॉन T मैक्स। TF की फॉर्मूला ये दे रखा है, T मैक्स का फॉर्मूला क्या है? T मैक्स का फॉर्मूला ये रहा, दिस इज बेसिकली T मैक्स। ठीक, दिस इज T मैक्स बेसिकली, इसको कहते हैं T मैक्स। मैक्सिमम TF इसका मतलब बेसिकली हो गया T मैक्स। T मैक्सिमम की वैल्यू दैट हैज टू रिमेन कांस्टेंट। T मैक्स की वैल्यू सेम है चाहे स्लिप की वैल्यू कुछ भी हो। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन स्लिप। कल आपको मैंने कर्व में बताया था, तो इसमें S की वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी। कहां गड़बड़ है वो नीचे बताओ। इसमें T मैक्स की वैल्यू यहां पर भी उतनी आनी चाहिए थी जितनी नीचे आ रही है। T मैक्स की वैल्यू, T मैक्स इज T मैक्स, उसकी वैल्यू एक ही है, दैट इज K इंटू E2 स्क्वायर अपॉन 2R2, खाली इतनी है। इसमें से S का वैल्यू इसमें से गायब रहनी चाहिए। जस्ट चेक कि कहां पर गड़बड़ हो गई है। जो T मैक्स की जो वैल्यू है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है, और वो T मैक्स की वैल्यू है दैट इज K इंटू E2 स्क्वायर अपॉन 2R2, दैट्स ऑलवेज दैट, खाली ये वाली इसकी वैल्यू रहती है, S की वैल्यू इसके अंदर नहीं होती है। तो TF अपॉन T मैक्स जिस टाइम आप करेंगे, सो दैट इज इसका जो फॉर्मूला, जब दैट फॉर्मूला अपॉन दिस फॉर्मूला जिस टाइम आप कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2ASF अपॉन 2 अपॉन A स्क्वायर प्लस SF स्क्वायर, वेयर A इज दिस, ये A है, विच इज ऑल्सो नोन एज S मैक्स। इसे कहते हैं S मैक्स। S मैक्स का मतलब वो वाली स्लिप की वैल्यू जिस पर मैक्सिमम टॉर्क आपको मिल रही है, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू S मैक्स। तो इसमें उसकी जगह वही वाला काम भी कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है, सिंपली SF की जगह पुट अप, SF की जगह पुट SF इज इक्वल टू 1। स्टार्टिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ रनिंग हमेशा, तो इसमें आपको वैल्यू मिल जाएगी 2A अपॉन A स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिंपली आपने SF बराबर 1 कर दिया। SF ये 2-3 अलग अलग तरह के इन्होंने सिंबल्स यूज करे हैं। SF मींस बेसिकली S, नॉर्मल इस केस में जो S है, दिस S इज बेसिकली SF, ये वाला SF बन गया यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। और S मैक्स की वैल्यू क्या होती है, R2/X2। जहां कहीं भी आपको R2/X2 की वैल्यू जहां कहीं भी आपको दिखाई देगी, R2/X2 की जगह आप A पुटअप कर देंगे या S मैक्स पुटअप कर देंगे, ये चीज। ये दीज टू फॉर्मूले आर द रेशियोज ऑफ फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क, और यहां पे स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क, इन दोनों टॉर्क्स का रेशियो। ठीक, अच्छा, अब आप लोगों को मैंने कल ये बताया था कि टॉर्क स्लिप कर्व आपको बताया हुआ था कल, ठीक है। टॉर्क स्लिप कर्व का एक्सटेंशन कल आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि वो आगे भी है और पीछे भी है। आपने अभी तक इतना कर्व देखा हुआ है, आपने इतना कर्व देखा है, ये यहां से लेकर करके यहां तक स्लिप इधर बढ़ रही है, NR इधर बढ़ रही है। यहां स्लिप की वैल्यू कितनी है, स्लिप की वैल्यू यहां पर 0, और NR की वैल्यू NS, और यहां स्लिप की वैल्यू कितनी है और NR की वैल्यू 0। ठीक,
तो ये जो कंप्लीट कर्व है वो यहां से लेकर के यहां तक का है, जहां पर स्लिप की वैल्यू बिकम्स 2, तो दिस स्टार्ट्स लाइक दिस, यहां से बढ़ता है और ऐसा हो जाता है जहां पर स्लिप की वैल्यू, यहां पर स्लिप की वैल्यू इज -1। अब ये बताइए जहां पर स्लिप की वैल्यू 2 होगी वहां पे एनआर की वैल्यू कितनी होगी? कैलकुलेट करो फॉर्मूले में, S = NS - NR / NS। ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, S = NS - NR / NS। S = NS - NR / NS। इसमें स्लिप की वैल्यू 2 रखिए और फिर निकालिए एनआर की वैल्यू कितनी है। उसी तरीके से ये निकालिए कि स्लिप की वैल्यू जब -1 है तब एनआर की वैल्यू कितनी है, निकालो जल्दी से। देन वील हैव सम अदर इनसाइट्स, तब और चीज समझ में आएंगी आप लोगों को। यहां पर एनआर की वैल्यू कितनी आ रही है? -NS, दैट्स करेक्ट। और यहां पर जहां पर स्लिप की वैल्यू -1 है वहां पर कितनी हो जाएगी? कैनॉट बी +NS, +NS ऑलरेडी यहां पर हो चुकी है। 2NS, गेस वर्क नहीं करके निकाल लो, फिर फॉर्मूले की वैल्यू तो रखनी है और क्या करना है। NR = 2NS, क्लियर है सब लोगों को? NR = 2NS, यहां पर वैल्यू हो गई 2NS। अब एक चीज बताइए, रोटर स्पीड की वैल्यू इस रेंज में, यहां से यहां तक के रेंज में 0 से लेके -NS तक है। रोटर स्पीड की वैल्यू, ध्यान दीजिए, रोटर स्पीड की वैल्यू 0 से लेकर के -NS तक की है। इसका मतलब 0 और इससे बिल्कुल पहले यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? रोटर स्पीड की वैल्यू कितना आरपीएम? 0 से जस्ट पहले कितना क्या आता है? -1 आरपीएम, -2, -3, -100, -400, -500, -1000, -1500 आरपीएम। ये है इतना। माइनस में रोटर की स्पीड जा रही है, इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, दैट्स करेक्ट। मतलब फील्ड के ऑपोजिट रोटर घूम रहा है, फील्ड इधर घूम रही है, रोटर उधर घूम रहा है। ऐसा पॉसिबल कैसे है? कोई आइडिया कैसे पॉसिबल हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर उल्टा है तो रोटर उधर घूम रहा होगा, अगर डायरेक्शन इधर है तो रोटर इधर घूम रहा होगा। भाई रोटर जब इधर घूम रहा है इसका मतलब फील्ड इधर घूम रही है, जब रोटर इधर घूम रहा है तो फील्ड इधर घूम रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फील्ड इधर घूम रही है, रोटर इधर घूम रहा है? हाँ, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरप्राइजिंगली, जो मैंने अभी तक शायद क्लास में बताया नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं आता मैंने आपको बताया था तो ठीक है, बताया था तो बहुत अच्छी बात है। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको चेंज करना होता है तो आप खाली सप्लाई टर्मिनल्स में से कोई से भी 2 टर्मिनल्स उल्टे कर देते हैं, RYB की जगह RBY कर देते हैं। क्यों? उससे आपको क्या फायदा मिल जाता है? फेज सीक्वेंस चेंज हो जाता है। कितने तरह के फेज सीक्वेंस हो सकते हैं? फेज सीक्वेंस क्या होता है? एक फेज सीक्वेंस है RYB एंड इट इज अ सीक्वेंस का मतलब RYB ये चला जा रहा है। किसी और सीक्वेंस का नाम बताइए, कितने तरह के सीक्वेंस हो सकते हैं? RBY एक सीक्वेंस हो गया, RBY एक सीक्वेंस ही हो गया। तीसरा BRY तो ये रहा BRY। और कोई सीक्वेंस? YBR ये भी वही रहा। तुम एक ही सीक्वेंस के कई सारे नाम बताए जा रहे हो। नया सीक्वेंस कोई और? क्या चीज? नहीं, प्लीज ट्राई। RRY, दिस इज डिफरेंट, ये बढ़िया चीज है। RRY नहीं, एक्चुअली यही चीजें जब आप आड़ी तिरछी चीजें जब दिमाग में सोचते हैं तभी आप नई चीजें अचीव कर सकते हैं, जस्ट टू। लेकिन RRY वर्क क्यों नहीं करेगा कि देखो R में और B में कितने डिग्री का डिफरेंस है? 120 डिग्री। B में और Y में 120, और Y में और R में 120। तो 3 फेज तभी माने जाएंगे जब तीनों फेजेस के बीच में 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। तो R के बाद में R नहीं आ सकता, ये वाला चक्कर है, ठीक। वैसे दिस वुड हैव बीन अ वेरी यूनिक सॉल्यूशन जो अभी तक किसी ने कभी नहीं सोचा है, बट दिस वाज अ यूनिक थिंग, ऑल्दो इज नॉट पॉसिबल ये चीज। तो और कोई सीक्वेंस बताओ तो सही, जल्दी से जवाब दीजिए, मतलब आंसर दीजिए मेरे को, आंसर क्या है?
जवाब दो। और कोई फेज सीक्वेंस नहीं है। फेज सीक्वेंस खाली दो ही तरह के होते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स ऑल। क्लॉकवाइज का मतलब आर बाई बी, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आर बी वाई, या क्लॉकवाइज का मतलब आर बी वाई है तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आर बाई बी, दैट्स ऑल। खाली दो तरह के फेज सीक्वेंस होते हैं, और किसी तरह का फेज सीक्वेंस हो ही नहीं सकता। बाकी एवरीथिंग एल्स इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ओनली। सीक्वेंसेस हैं, एक के बाद एक चले आ रहे हैं, ठीक है। खाली दो तरह के फेज सीक्वेंस हो सकते हैं। तो अगर आपने आर बी वाई इंडक्शन मोटर के जो 3 टर्मिनल हैं, मान लीजिए ये इंडक्शन मोटर है, इसमें 1 2 3 टर्मिनल दे रखे हैं, इसमें आपने आर वाई बी अगर दिया हुआ था तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसा रहेगा, इंडक्शन मोटर इधर घूम रही होगी। अगर आर वाई बी की जगह अगर आपने आर बी वाई अगर आपने कर दिया, इसका मतलब 2 तार उल्टे कर दिए, जोड़ दिए, कोई से 2 तार उल्टे जोड़ दिए, तो उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इधर के बजाय इधर हो जाएगा। क्लियर है? ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इंडक्शन मोटर का चेंज करने के लिए कोई से भी सप्लाई के 2 टर्मिनल्स उल्टे कर दीजिए, उल्टे जोड़ दीजिए, इधर का उधर जोड़ दिए, उधर का इधर जोड़ दिए, बस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उल्टा हो जाएगा। नाउ विल कम बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, क्या अब ये रोटर स्पीड माइनस एनएस कैसे हो सकती है? क्या बात है, क्या जवाब दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रनिंग कंडीशन में उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए। जिस टाइम इंडक्शन मोटर रन कर रही है, फील्ड इधर घूम रही थी, रोटर भी इधर घूम रहा था, और वो जिस टाइम फुल स्पीड में जिस टाइम रन कर रही थी, या नॉर्मल स्पीड में या स्लो स्पीड में, इस तरह जिस टाइम रन कर रही थी, उस टाइम करते करते आपने क्या करा, सप्लाई के 2 टर्मिनल्स उल्टे कर दिए, तो फील्ड को मूव करने में, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इधर से इधर करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, इंस्टेंटेनियस, इधर को घूमने के बजाय इधर घूमने शुरू कर दिया उसने। लेकिन रोटर मैकेनिकल है, मैकेनिकली उसके अंदर वेट है, इनर्शिया है, वो उधर घूमता रहेगा थोड़ी देर तक, और फिर उसके बाद क्या होगा, क्या ये वाली कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या होगा? धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड। तो दिस इज नोन एज इसे क्या क्या कहा जाएगा? इसको, उसकी रोटर की स्पीड धीरे धीरे कम करना, इसको क्या कहा जाएगा? ब्रेकिंग, दैट्स करेक्ट। दिस इज नोन एज ब्रेकिंग, इसी को ब्रेकिंग कहते हैं। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। मोटर इधर घूम रही थी, आपने फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो मैकेनिकल ब्रेक्स जो आप लगा रहे हैं, जैसे ट्रेनों के अंदर आपने देख रखे होंगे ब्रेक्स, जो ब्रेक शूज लगे होते हैं, दबाते हैं, इसके साथ साथ जब इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जब आप लगाते हैं तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपकी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। इट्स वेरी इफेक्टिव ब्रेकिंग। खाली मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई करके आप एक 400 टन की ट्रेन जिसके ऊपर 600 टन का लोड लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, उस ट्रेन को आप इमीडिएटली खाली मैकेनिकल ब्रेक लगा के नहीं रोक सकते, आपको इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अप्लाई करना बड़ा जरूरी हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। और ये किस तरह की ब्रेकिंग है? डीसी मोटर्स में आप ब्रेकिंग पढ़ते चुके हैं, 3 तरह की ब्रेकिंग कौन कौन सी पढ़ी थी? रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, प्लगिंग, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। ये किस तरह की ब्रेकिंग है? प्लगिंग, दैट्स करेक्ट, प्लगिंग। रोटर एक तरफ घूम रहा है, दिस इज नोन एज प्लगिंग। रोटर एक तरफ घूम रहा है और आप उसको इलेक्ट्रिकली कनेक्शन आपने ऐसे कर दिए कि टॉर्क इसमें उल्टी तरफ बन रही है, तो बहुत जल्दी उसकी ब्रेकिंग हो जाती है, ठीक। दिस इज बेसिकली नोन एज ब्रेकिंग मोड। तो ब्रेकिंग मोड के अंदर अब आपको यह चीज याद रहनी चाहिए कि ब्रेकिंग मोड में स्लिप की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक होती है और रोटर स्पीड की वैल्यू 0 से लेकर -ns तक होती है, ठीक। ये वाली वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए। दिस इज नॉर्मल मोटरिंग मोड। इसमें मोटरिंग हो रही है, मोटर की तरह वर्क कर रही है, दिस इज मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। लास्ट मोड कौन सा है? जिसमें रोटर की स्पीड ns के बराबर हुई और ns से भी ज्यादा हो गई। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसी भी तरीके से, जैसा इसने जो जवाब अभी दिया था कि RBY या RBY सब सारे एग्जॉस्ट हो गए, तब आपने क्या, इसने क्या सॉल्यूशन दिया? RRY। तो ऐसे ही कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है किसी भी तरीके से कि रोटर की वैल्यू, रोटर के घूमने की स्पीड, हमें खाली इस बात से मतलब है किस तरह से रोटर की स्पीड ns से ज्यादा हो जाएगी। प्राइम मूवर, दैट्स करेक्ट, प्राइम मूवर, दैट्स ऑल, बस दैट्स करेक्ट। आपको अगर रोटर की स्पीड ns से ज्यादा, ns के बराबर या ns से ज्यादा अगर करनी है तो रोटर के साथ में आपको प्राइम मूवर लगाना पड़ेगा। प्राइम मूवर से बेसिकली क्या करेगा? प्राइम मूवर आपने हाई स्पीड का लगा दिया जो सिंक्रोनस स्पीड से भी ज्यादा उसको भगा के ले गया। इससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे फायदा क्या होगा? प्राइम मूवर लगाने का पर्पस क्या है? मैकेनिकल एनर्जी देना। प्राइम मूवर का पर्पस है मैकेनिकल एनर्जी देना। मैकेनिकल एनर्जी आप कब देते हैं? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको चाहिए होती है। और वो कौन सा मोड हो जाएगा? जनरेटिंग मोड। दैट इज नोन एज जनरेटिंग मोड। सो दिस इज द थर्ड मोड विच इज नोन एज जनरेटिंग मोड।
जनरेटिंग मोड। ये 3 मोड हो गए, ब्रेकिंग मोड, मोटरिंग मोड और जनरेटिंग मोड। ये तीनों मोड में बता रखे हैं। ब्रेकिंग मोड में स्लिप की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है, मोटरिंग मोड में स्लिप की वैल्यू 0 से 1 तक की है और जनरेटिंग मोड में -1 से 0 तक की है। ठीक, और इस केस में ब्रेकिंग मोड में जो रोटर स्पीड की वैल्यू 0 से -ns तक की है, उसमें ns से 2ns तक की हो गई। ये 3 इसके मोड्स हो गए, ऑपरेटिंग मोड्स इसके। ठीक, s की जगह पे यहाँ पे R2/X2 सब जगह रख दें तो अपना कैंसिल होकर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। इससे आपको मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला लाने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, सिंपली पुट S बराबर R2/X2 यहां पर रख देंगे तो उससे आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बात है। तो एक लास्ट पार्ट इसमें देख लीजिए, सिंगल फेजिंग क्या होती है। सिंगल फेजिंग क्या है, देखो इंडक्शन मोटर में सप्लाई जो आप देते हैं वो कितने फेज की होती है, 3 फेज की। 3 फेज में से अगर एक फेज आना बंद हो जाए तब क्या होगा, ये सवाल है आप लोगों के पास में। ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझने का, ये खाली इसमें बोर्ड पे दिखाने कुछ भी नहीं है। मोटर हमिंग करेगी, क्यों करेगी, क्या मोटर रन करेगी, करेगी तो क्यों करेगी, नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी। मोटर रन नहीं करेगी, आवाज होगी उसके अंदर, ये वाली बात सही है, उसके अंदर हमिंग साउंड होगी और मोटर रन नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी। हाँ, ये एक अच्छा पॉसिबल ऑप्शन है कि 3 फेज की सप्लाई में से अगर आप एक फेज हटा देते हैं तो बचे हुए दोनों फेजेस के बीच में 120 डिग्री का टोटल फेज शिफ्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये वाली बात सही है कि उन दोनों के बीच में 120 डिग्री रहेगा ही रहेगा। उन दोनों के बीच में 120 डिग्री है, उल्टा देखें इधर से उधर तक देखें तो 120 नहीं है, दैट इज एक्चुअली 240। इधर से 240 इधर से 120, बेसिकली अनबैलेंस्ड है। लेकिन बाय द वे आप ये वाली चीज बताइए कि जितने नंबर ऑफ फेजेस होते हैं, मान लीजिए n नंबर ऑफ फेजेस हैं, तो उनके बीच में मान लीजिए 3 फेजेस हैं, 360 डिग्री टोटल होते हैं, 360 डिग्री, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे तो निकालते हैं कि 3 फेजेस हैं तो तीनों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस रहेगा, दैट इज 120 डिग्री। अगर 4 फेज होंगे तो कितना हो जाएगा, 6 फेज है तो कितना हो जाएगा, 6 फेज के लिए 360 डिग्री है, 6 फेज होगा तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हर कंसेक्यूटिव फेज के अंदर 60 डिग्री 60 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। 2 फेजेस में ऐसा नहीं होता। n is not less than 3, that's true। तो अगर 2 फेज होते हैं तब फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 180 हो सकता है, नहीं हो सकता। 180 का मतलब तो डेड शॉर्ट हो गया, जितनी देर एक की पॉजिटिव साइकिल आ रही है दूसरी की नेगेटिव साइकिल आ रही है, ये वाली चीज। तो कितना होगा, 90 डिग्री होता है, दैट्स करेक्ट। उनके बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है 2 फेज में। तो 2 फेज की सप्लाई अगर आप 2 फेज की वाइंडिंग में देते हैं तो क्या रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल होती है। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होगी तो इंडक्शन मोटर रन करेगी, दैट्स ट्रू, ये वाली बात सही है। चाहे आपने उनके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस रखा हो या 120 डिग्री का, 90 डिग्री का और 120 डिग्री का कोई से भी फेज डिफरेंस आपने रखा हो, इंडक्शन मोटर रन करती है। द ओनली प्रॉब्लम इज यहां पर कि यहां पर जो इंडक्शन मोटर जो थी पूरी डिजाइंड फॉर 3 फेजेस। टोटल लोड जो था, मान लीजिए टोटल लोड वाज से 60 किलोवाट्स, तो 60 किलोवाट्स तीनों फेज में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो 1 फेज वाज कैरिंग 20 किलोवाट्स, तीनों फेजेस पर 20-20 किलोवाट का लोड था। अब उसमें से एक फेज ने आना बंद कर दिया, अब वही 60 किलोवाट का लोड जो है इवनली और अनइवनली, मतलब या तो दोनों में 30-30 किलोवाट का हो जाएगा, या हो सकता है एक में 20 दूसरे में 40 का हो जाए, एक में 25 का हो जाए दूसरे में 35 का हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन्हीं दोनों फेजेस के ऊपर। तो उसकी वजह से दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो ये है कि लोड इतना ज्यादा एक्सेसिव हो जाए कि उसकी वजह से मोटर खाली हमिंग करती रह जाए, घूम ना पाए। लेकिन अगर लोड जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो ऐसा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि वो उसके अंदर फेजेस के अंदर इतनी ताकत थी चलाने की, तो हमिंग भी करते रहेगी और वो बहुत स्लो स्पीड में रन करती रहेगी। बेसिकली ओवरलोडिंग हो गई। मान लीजिए 3 जने मिलकर बहुत सारा भारी सामान उठा के लेके जा रहे हैं, उसमें से एक जना कहते हैं मैं थक गया, मैं नहीं जा रहा, तो वही लोड बाकी दोनों पर आ जाएगा,
अब या तो क्या होगा दोनों में से, अगर वो दोनों में इतनी ताकत है कि उस लोड को ले आ सके तो लेके चले जाएंगे, हालांकि हमिंग करते रहेंगे दोनों लड़के हमिंग करते हुए जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए लोड इतना ज्यादा है कि और उनके अंदर वो कैरी करने की कैपेसिटी नहीं, तो खाली हमिंग ही करते रह जाएंगे, बैठ करके खाली हमिंग करेंगे। हमिंग का मतलब रोते रहेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन हमिंग के साथ में वो मोटर रन भी कर सकती है और नहीं भी रन कर सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लोड, नॉट द वैल्यू ऑफ लोड। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज सिंगल फेजिंग। जब एक फेज का आना बंद हो जाता है, हम सारी चीजें प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं, थ्योरेटिकली भी सारी चीजें लेके चलनी पड़ती हैं। थ्योरेटिकली वो इंडक्शन मोटर रन कर सकती है क्योंकि उसके अंदर दो फेज की सप्लाई जा रही है। प्रैक्टिकली रन क्यों नहीं करती? क्योंकि एक तरफ 120 डिग्री है, दूसरी तरफ 240 डिग्री है, ये प्रॉब्लम है। और तीनों वाइंडिंग्स जो उसके अंदर वाइंडिंग कर रखी है वो तीनों इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें से खाली दो वर्क कर रही हैं, तो तीसरा खाली जाता है, 1 2 खाली, 1 2 खाली, 1 2 खाली, ये चला जा रहा है। इसीलिए उसके अंदर जो टॉर्क है, द टॉर्क इज मे बी इट्स रोटेटिंग के साथ में पल्सेटिंग भी है। तो पल्सेटिंग टॉर्क के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि रोटर को रन कर सके, इसलिए वो रोटर जो है रन नहीं कर पाता और इंडक्शन मोटर बंद हो जाती है, हमिंग करती रहती है बहुत देर तक। अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो उसमें से कोई सी वाइंडिंग जल सकती है। तो इसलिए सिंगल फेजिंग नहीं आनी चाहिए। इससे बचने के लिए सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर उसके अंदर सर्किट के अंदर लगाया जाता है। एक फेज में सप्लाई अगर आनी बंद हो जाए तो फौरन वो बाकी दोनों फेज को भी ट्रिप कर देता है, जिसे नोन एज सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर। ये आप प्रोटेक्शन डिवाइसेस के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब स्विच गियर प्रोटेक्शन सिस्टम आप पढ़ेंगे। एक फेज के अंदर सप्लाई बंद होते ही फौरन दो फेज में सप्लाई बंद हो जानी चाहिए, तब इंडक्शन मोटर सेफ है, वरना इंडक्शन मोटर जल सकती है। स्टार्टर के अंदर सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर लगा रखा हो, ठीक।